खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, चार मलिक साहब, मैं सईद काजी। नाजरीन, बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसमें कराची धमाका हुआ और उसमें हमारे तीन जो चीनी मेहमान जो हैं वो जाम हक हुए। अफसोसनाक है बहुत ज़्यादा ये सिलसिला। और उसके साथ ही PTI धरने की सियासत फिर से शुरू कर सकेगी। आज क्या हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कम लोग थे, वो कह रहे हैं हमें रोका गया। इशू क्या था? पंजाब में हल्फ बर्दारी की तकरीब अभी को कितने दिन लगे? मेरे ख्याल में कल उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और फाजिल अदालत कल ये फैसला भी कर देगी और 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। बड़ी साहब कई मई आए और कई गुजर गए, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई। बहरहाल कराची का तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें चीन के हमारे बहन भाई जो हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का सब कराची का वाक़या भी एक सोची समझी साजिश है। कुछ 2-3 महीनों से हमारे पाक फ़ौज के अफसर और जवानों पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। वज़ीरिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान में भी, और ये कराची के हमारे चीनी भाइयों पर हुआ। तो आपको मुबारक हो, आपका वज़ीर आज़म मोहसिन दावड़, जिसका नाम दहशत गर्दी में था, उनको सऊदी अरब लेके जा रहा है। अब जो बीज लगाओगे वही दरख्त काटोगे ना। ये वाक़या दहशत गर्दी के रुकने नहीं। अल्लाह रहम करे। आपने बड़ी मुश्किल से एक स्टैंड लिया था अमेरिका के ख़िलाफ़। अब आप दोबारा उस बैंक में जाना चाह रहे हैं, उस लॉबी में जाना चाह रहे हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट तो आएंगे गालबन। इसकी तो मेरा ख्याल है कोई जिम्मेदारी भी किसी ने कबूल कर ली है। एम आई राइट? बलूचिस्तान लिबरेशन ने उन्होंने कर लिया। तो एक खातून के जरिए किया गया। हाँ, ये भी एक इसमें इतला ये है, खबर ये है, आप दोनों। तो कादी साहब, बहरहाल मेरा ख्याल है पाक फ़ौज इस दहशत गर्दों पर काबू पा लेगी। लेकिन आपका मुल्क जो माशी दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है, जो ECL दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है, जो मनी लॉन्डरों का शिकार हो रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैं हैरान हूँ। बस मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली हैं, कभी कभार खबर ना देना ही खबर होती है, क्योंकि आप कभी कभार ऐसी खबर दे देते हैं तो वो आप खुद खबर बन जाते हैं। आपने पिछले 4-5 दिनों में देखा होगा बिमा कुछ पॉलिटिशियन और सहाफ़ियों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ। तो लिहाजा मलक साहब से पूछें, इसके बाद हम PTI के धरने पे आएंगे। जी कैसे बड़ा अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रॉक्सीज चल रही हैं जो आज की दुनिया उसमें ताकतें आपस में लड़ रही हैं। आपको पता है, मैं समझता हूँ ये बेसिकली CPEC पे हमला है। अगर आप CPEC को आप मानते हैं, आपको पता है कि इस बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है $60 बिलियन की। पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें कम हमने इतराज़ा सुने हैं, तनकीदें सुनी। तो बेसिकली ये हमला उस पर है। ये अलहदगी पसंद है बलोच उन्होंने किया और उनका कहना है कि ये खातून है। फर्स्ट पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है। इस पर एक कमेंट मैं ज़रूर करूँगा जो अफसोसनाक है, वो ये है कि हमारी हर हुकूमत जब से मैं होश संभाली है, वो पॉलिटिकल हो, वो मिलिट्री हो, वो डिक्टेटरशिप हो, सब ने कहा कि हम बलूचिस्तान को मेन दायरे में लाएंगे, वहाँ से नेगोशिएशन करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। वो मुझे पता नहीं है कि वो होता क्यों नहीं है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव लोग हैं, इसके बेहतर है कि हम वहाँ के पॉजिटिव लोगों को साथ लें, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, उनको ताकि वो डोमिनेट करें तो ये गंदगी से बचें। आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, वहाँ पे तालीम दें, वहाँ का पैसा वहाँ पे खर्च करें। आप जो है वो उधर से जो है वो हार्स ट्रेडिंग करके गवर्नमेंट चेंज करते रहते हैं। बस मतलब मुझे बताएं ना, एक छोटी सी अब क्या सिर्फ अताउल्लाह मैंगल साहब यही है? मलक साहब, यकीनन बलूचिस्तान के, ग्वादर के, तुर्बत के हमसे ज़्यादा हकूक़ हैं। लेकिन मुझे बताए, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे सबसे ज़्यादा खर्चा सेनेटर बनने में बलूचिस्तान में लगता है, 1 अरब से सेनेटर बनता है। अगर इसका मतलब है चंद सरदार अमीर हैं, अवाम गरीब है, तो अगर आप जो बलूचिस्तान के हकूक़ के पैसे हैं चंद सरदार खा जाएंगे, कौन सा बड़ा सरदार है जिसकी कराची, लाहौर और बैरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन उसके घर के आगे सड़क अच्छी होगी, उसके एरिए में स्कूल नहीं बनेगा, हस्पताल नहीं बनेगा? हमें इस फैक्टर पे भी जरा नोट करना चाहिए। आखिर बलूचिस्तान का एक बजट तो अरबों रुपये का है ना हर साल, वो क्यों नहीं इन पे लगाया जाता? हर हुकूमत आके कहती है बलूचिस्तान को देंगे। भाई किसने रोका? हमसे पहले उन्हें। बड़ी साहब, देने की एक और मैं बात बताऊँ, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिसको इमरान खान भी ये तोड़ देंगे। एक नेक्सस है पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का और ठेकेदार का। ये 20 से 30% पैसे अभी नीचे नहीं जाता और फिर जनाब घूम फिर के तो विक्ट्री साइन बना के दोबारा आ जाते हैं। मलिक साहब, वैसे बड़ी तकलीफ दे एक इन्फॉर्मेशन है। बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वुमेन लिटरेसी में बलूचिस्तान सबसे लो है।
हमारी बलोच बेटियां जो है दुनिया में सबसे कम पढ़ी लिखी जो ख़वातीन है वो बलोचिस्तान में, ये हमने किया उनके साथ, अब हमने अपने आप से बेसिकली किया। तो हमें ये भी तो ये एस्पेक्ट भी तो देखने पड़ेंगे ना। फिर पीने का पानी इतना बड़ा मसला है, आप बलोचिस्तान चलेंगे 25-25 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर आपको पानी नहीं मिलता। बलक साहब मेरी है जफरुल्लाह जमाली गालबन बलोचिस्तान वजीर ठीक है, हर दफ़ा वज़ीर आला बलोचिस्तान साहब भी सेनेट के चेयरमैन भी बलोच है। मुझे बताएं वज़ीर आला तक क्यों नहीं वहाँ तरक्याती काम लगा किया जाता? अच्छा एक और बात, कोई एक सरदार मुझे बता दे जो खरबपति ना हो। मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जरदारी की पॉलिटिक्स से जितना मर्जी इतराज़ करें, 98वीं तरमीम से सूबों को जो डेवलपमेंट थी, हेल्थ थी, एजुकेशन थी, ये अब बहस ख़त्म हो गई थी। इस्लामाबाद हमें खाता है, इस्लामाबाद हमें खाता है। अब तो किसी के पास ये चांस नहीं है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आपके पैसे सूबे में किधर है? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है यार, मेरी बात समझे। बात ये है कि आप 18वीं नहीं 19वीं और 18 और तरमीमें करके ले आए। व्हेन यू आर नॉट, अगर आपका हुक्मरान विलिंग नहीं है कि आपका पैसा आप पे खर्च हो, और वहां पे बंदर अभी क्या हुआ, बंदर बांटे क्या चल रही थी जिस वक्त ये नई गवर्नमेंट बन रही थी, मेरा सेक्रेटरी लो, मेरा फलाना लो, मेरा वो बंदा होएगा, तो फिर कहां से खर्च होना है मलिक साहब? क्यों जी? अब भी अख्तर मैंगल के आपको पता मुतालबात क्या है? हाँ जी, नून लीग को जुर्रत करे बताए क्या मुतालबात है, हिम्मत करे थोड़े से आप बताएं। हम क्यों बताए? हमने ऐसे जल्दी में आग, कादी साहब सुना वो इस घर को आग लग रही है, घर ही के चिराग से 3 सदर बनना चाह रहे हैं। अब मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मैंगल साहब, और कोई पता नहीं को और भी आ जाए। अब आइन आपको एक सदर की इजाज़त देता है। कादी साहब ये अब एक उस्ताद जो चाइनीज़ थी इल्म दिखाती थी, अभी कहते हैं ना उधर बच्ची हैं हमारी पढ़ी नहीं, भाई बलोच क्यों नहीं पढ़ाते? अपने सबके बच्चे तो कनाडा अमेरिका पढ़ते हैं उनके। कोई एक सरदार ले है 90% जिनके बच्चे बाहर नहीं पढ़ते होंगे। मलक साहब ये आप तो उधर बहुत ज्यादा गए हैं, मैं कम गया हूं, बल्कि वो अपने उन सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कह। तो लेकिन उधर जो बलोच हमारे भाई बहन हैं उनके लिए ना स्कूल खोलेंगे ना अस्पताल, क्योंकि अगर वो पढ़ जाएंगे तो गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे। सरदार ने गुजरना होना 5 किलोमीटर पहले नंगे पाँव को गुजर नहीं सकता उस रोड से। यार आप उसको लाओ पाकिस्तान के दायरे में, जैसे लाहौर है वैसे उसको करो। लेकिन काई साहब खाली उधर के हाक में वक़्त भी वो जो भी है मौजूदा है, या इससे पहले वो दाढ़ी वाले जिनकी माइन के बड़े लंबे चौड़े काम थे, जाम कमाल साहब, उन्होंने कम कमाल दिखाया, हाथ साफ करते वो माइनिंग के वजीर भी थे और माइनिंग के सेक्टर में उनका अपना भी बिजनेस भी यही अपना तो लिहाजा काई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नेक्सस हो गया ना आपने बिजनेस और सियासत को एक कर दिया। अब आप देखें ना, ये मसला बन गया है कि आप कैसे, जब आपके खुद अपने इंटरेस्ट होंगे तो आप कैसे लोगों के लिए कुछ करेंगे। काई साहब आपने कमेंट किया, मैं भट्टी साहब से पूछा, भट्टी साहब 18वीं तरमीम आई थी तो हमें कहा गया था कि इससे छोटे सूबों में प्रोटेक्शन आएगी, अब उनका पैसा उनको मिलेगा, अब इसके बाद हम क्यों नाकाम? आप क्या समझते हैं? अच्छा मलक साहब मेरी एक गुजारिश सुन लें, थोड़ा सा सच बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। आजकल वैसे लोगों हुक्मरानों को सच अच्छा नहीं लगता, वैसे अक्सर नहीं लगता। आसफ अली पीपल्स पार्टी की 14 कमो बेशतर साल हो गए हैं ना, ईमानदारी से बताए 3 तसलसल से हुकूमत जा रही है, क्या उधर आम शहरियों की हालत ज़ार बेहतर हुई है? सिंध में जो आग ईमानदारी से आप बता, पिछले हफ्ते जो आग उधर आपकी 24 घंटे को आग लाशें लोग गधा गाड़ी पे ले जाते हैं, कुत्ता काट जाए तो इलाज नहीं है, तालीम का 10,000 से ज़्यादा गो स्कूल है। यार सारे जब मकादी साहब कह रहे हैं जो भी हाकम आता है वो गरीबों के नाम के पैसे सारे लूट के खुद अरब खरबपति बन जाता है। अब आपकी मौजूदा हुकूमत आई है ना, कल खबर आई थी कि 777 एलियाबाद में तरदीद कर दी, उस 70-80-90 लोग बंदे जा रहे हैं और बंदा वैसे वज़ीर आज़म तो इयादत करने गए हैं, वो जो जहाँ पे जो चीनीज लोग जो उनके सफारत यार उधर गए हैं, मैं कह रहा हूँ किया ये थोड़ी सी ये अच्छी बात है, सारे ही करते हैं अफसोस का इजहार। गुजारिश ये है कि जब हुक्मरान वक़्त आप में से ना होंगे मलक साहब, वो अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए आए। सिर्फ आप देखिए इसी हल में से नाम किस किस के निकले हैं मलक साहब, काजी साहब आप नोट करें यार, क्या जेलों में कोई बेगुनाह बंद नहीं है इस वक्त? वो सारे कानून तुम्हारे लिए ही हैं, सारे इंसाफ मुल्क के हुक्मरानों, ये पूरा मुल्क रकबे कस्बे तुम्हारे लिए हैं, बस इन्हीं के लिए हैं। कादी साहब इमरान था, उसके फरा के किस्से नहीं ख़त्म होते थे, उस्मान बुजदार के अरबों रुपए की करप्शन के मुआयना नहीं होते थे। अब ये आए इन्होंने आते सारे बंदे निकाले हैं, आज चेयरमैन फलां आ गया फलां आ गया। गरीब आदमी का तो इस पुरसाने हाल है ही कोई नहीं सिस्टम में। नहीं अच्छा आगे बढ़ते हैं जी कि ये अब PTI धरने की सियासत फिर से शुरू करेगी, वो मुख्तलिफ
इलाकों में जा रहे हैं, यानी मुल्तान में गए हैं, उधर गए हैं। आज PTI ने यह भी कहा है कि जगह जगह पे कंटेनर लगा के हमारे लोगों को रोका गया है, उनको आगे नहीं आने दिया गया। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो भट्टी साहब, अब आप क्या समझते हैं कि ये आने वाले दिन कैसे होंगे? खान साहब, आप समझते हैं कि उनका जो एक पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो गिर रहा है या ऊपर जा रहा है? काजी साहब, मेरी अपनी राय है और मैं कोई रोज़ाना इस पर सर्वे करता हूँ, 8-10 मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, 100% इतलात के मुताबिक गैर मुल्की साजिश थी, अमेरिकन साजिश थी, पाकिस्तान के लोग आलाकार थे। खबरों के मुताबिक 100%। मैं को जज या थानेदार नहीं हूँ। जितना इमरान खान देर करेंगे, वहाँ इमरान खान की मकबूलियत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। लोग जोक दर जोक निकले, लेकिन आज पहले दिन की निस्बत सारी फुटेज निकलवा के देखें। लेकिन इमरान खान ने अगर मई गुजार दिया, क्योंकि इमरान खान को एंगेज किया जा रहा है, आप फिक्र ना करो हम इलेक्शन करा देंगे। जबकि मैं इस TV पे खबर दे रहा हूँ, ताहिर मलिक साहब आप विटनेस हैं, 2022 में इलेक्शन नहीं होने। सिर्फ इमरान को एंगेज किया जा रहा है और बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया है। आप सबके गुफ्तगू करें, आज से हफ्ता पहले उनकी गुफ्तगू सुने, आपको काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। ये तो आपकी ठीक है बात होगी, लेकिन खान साहब भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊंगा। ये जो डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने इस साजिश के साथ, ये मीर जाफर और मीर सादिक, उनके साथ मिलके इन्होंने ये साजिश की थी, ये डाकुओं को भी हम बताना चाहते हैं कि किसी सूरत हम तुम्हारी इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। वो तो मलिक साहब ही सीम्स क्वाइट डिटरमिन्ड। बिल्कुल सही है, बड़े कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है खान साहब। अगर आप उनका अग्रेशन देखें 20 दिनों से कहाँ से चढ़े हैं। पहले तो मुझे तो आज तक समझ नहीं है कि वो खड़े किस जगह हैं। पहले उन्होंने कहा था जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर को ना उसको लगा दिया, ये है वो है। आज उन्होंने नून लीग का उनको बंदा करार दे दिया। तो मैं समझता हूँ, पॉलिटिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, खान साहब को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। खान साहब पॉपुलैरिटी को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पार्टी में, पार्टी वेल इक्विप्ड नहीं है इन दैट टर्म। फैनशिप बहुत है, लाइकिंग बहुत है, मगर तहरीक चलाना एक डिफरेंट चीज़ है। मुझे मतलब ब्यूरोक्रेसी में उनके पास बंदे नहीं जो उनके लिए इलेक्शन में धांधली करें, इस किस्म की क्या व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? हाँ साहब कि मुझे बता दो, मुझे 20 दिन में बता दो उनकी लाइन क्या। मुझे अभी तक उन्होंने ये बताया नहीं। उन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुझे 2-4 सवाल तो उनसे कर लेना। इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुझे बता दें इम्पोर्टर कौन था। आज तक ये तो बताया नहीं उन्होंने, इम्पोर्ट किसने की हुकूमत। मुझे आज तक उनका ये समझ नहीं कि वो लड़ किसके साथ रहे। कभी वो नून के साथ होते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। वो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को कंफ्यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो वो कह रहे हैं कि इनकी फील्डिंग सेट हैं और इनको जो है यहाँ क्या फरमाया था अपना एतजाज हसन साहब ने कि पूरे जंगल को पानी लगता है। यार तुझे अड्डे काके हो, तुझे पता नहीं है एक मिनट, ये वारदात की है, ये वारदाती कौन है? आप ये 8 दिन में जलसे देखें। कराची जलसा फिनोमिनली काम है, सुनो ना, पेशावर जलसा बड़ा काम है। पहले उस बात पे रहे। आज देखें इलेक्शन, यार कोई नहीं, 2 बंदे भी नहीं। आज आपने कहा था ना, मैं कहता हूं 2 बंदे भी नहीं, तो किधर गए? कोई नहीं बंदे। वेयर इज द पॉपुलैरिटी? बात ये है वेयर इज द पॉपुलैरिटी? जब आपको इमरान की आंख का जो तीला है वो शैतीर नजर आता है, और जो सारे जंगल को पानी लगाने वाले हैं, रोजाना जो है 2 नंबर इंसाफ लेने वाले हैं, वो आपको याद नहीं रहते। आगे बढ़ते मैं रैशनल बात कर रहा हूं। वेयर इज द पीपल? आज लोग किधर गए हैं? कोई रैशनल इलेक्शन कमीशन में कितने लोग आए हैं? इसका जवाब दे सुनाए। यार आपको नहीं पता इन वारदातियों का, फ्राडियों का? सुनाए नहीं जरा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। अब मैं यही सवाल कर लेता हूं भट्टी साहब, ये नूर आलम साहब की लॉयल्टी किसने चेंज करवाई? ये रात को ख्वाब आई थी इनको कि जनाब मैं तो बड़े गलत बंदे के पीछे था जिसके टिकट में मैं जीता हूं, और आप कहते हैं इनको कहते हैं पता ही नहीं हमें कि ये क्या फ्रॉड। अच्छा काजी साहब, अगर मुझे इजाज़त दे, मैं मान लिया इंटरफेरेंस हुई, मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गैर मुल्की साजिश और मुदाखलत दोनों हुई। एक तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इमरान खान ने लाहौर के जलसे में फाइनल वार्निंग देनी थी लोगों को निकालने की,
अचानक इनकी किसी से मुलाकात होती है और वो कुछ चीज़ें दिखाता है और अभी तक फैसला नहीं हुआ, इसके बाद अगला सवाल इनसे करें। तो आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना, कंसिस्टेंसी नहीं है यार, मैं नहीं बस यार कंसिस्टेंसी क्या बात है। अच्छा नूर आलम की सुन, अच्छा और किसमें नूर आलम सुन लेना, आपने नूर आलम का चैलेंज सुना ना, नूर आलम ने वेब पे लगा दी तस्वीरें के मैं अपने हल्के में फिर रहा हूं, उसने तस्वीरें लगा दी। मैं ये बात नहीं कर रहा किसमें कंसिस्टेंसी है, मुझे एक लीडर बताएं जिसमें आप कहेंगे हम कंसिस्टेंसी बड़ी कंसिस्टेंसी। आपका तो क्लेम यार आप क्या करते हैं, आपको आप तो शराफत की सियासत कर रहे हैं। मलक साहब देखें, आप फ्रॉड के पीछे छुप जाते हैं कि यार हम तो है ही फ्रॉडी, हमें फ्रॉडी है, हमें ना पूछो। नहीं ये क्या बात हुई यार, मलक साहब की बात क्लेम करते हैं कि आप फ्रॉडी हैं। मलक साहब की बात ठीक है, नून लीग हमेशा नजरिए पे रही, पीपल्स पार्टी रही, बड़ी नजरिए पे देखे ना। खुद आसिफ अली जरदारी ने कहा नवाज शरीफ धरती का नसूर है, मैंने तो नहीं कहा। मोदी का यार साड़ियां बेचता, ये कहा, तो ये किस मोहब्बत में इकट्ठे हो गए? ये क्या आर्गुमेंट है? हमें तो छोड़ो ना, हम तो चोर हैं, तुम बात अपनी करो। तो ये यार ये चोरी के पीछे छुपते हैं। भट्टी साहब आप फैसला करें, काई साहब आए अच्छे मूड में नहीं। मुशर्रफ का साथ किसने दिया था, कौन उसके साथ चला था, उसका नाम क्या था, तो फिर लोटा कौन? नहीं अब 2 मिनट। और जिसने यहाँ कालियां पट्टियां बांध के हलफ किसने, मुशर्रफ से हलफ किसने लिया था? मुशर्रफ से हलफ किसने लिया था? अब मैं इन्हीं की बात मान लिया, इन्होंने उनका रेफरेंडम में साथ दिया, सुन ले, लेकिन एक वाहिद मुजरम था सजा याफ्ता, मुशर्रफ ने किसको जेल से सऊदी अरब भेजा, उसका नाम बता दो। नवाज शरीफ। तो फिर और डिक्टेटरों की पैदावार, डिक्टेटरों से एनआरओ लेने वाले, उनको डिफेंड तो ना करें। नहीं मैं उनको इमरान क्या करें, इमरान खान का सारा केस खिलाफ तबाही की थी जिस दिन वजीर आला पंजाब बनाया था। और सुन लें, वजीर आला पंजाब के बारे में, उस्मान बाजार के बारे में हमजा शहबाज के पास 3 लोग पहुंच चुके हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके। चलो सही हो गया, फिर आपने कहना इंतकामी कार्रवाई। मेरा आर्गुमेंट है नवाज शरीफ तो टिपिकल एक सियासतकार है मुफाद की, उसमें तो बहस ही नहीं है। आप चले इखलाफ पे, आप चले असूलों पे, ये असूल किसने कहा है? मुशर्रफ का साथ दिया, हिस्सा नहीं, जो मफाद पे चल रहा है उदे मुंह चो हराम है, एक लफ्ज निकल जाए। मैं तो एक गल करता, तो हम तो फ्रॉडी हैं, हमारी बात आप अपनी बात याद आ गई। आई डोंट नो व्हाट इज सियासत का असूल है कि सियासत में असूल ही कोई नहीं है, चाहे ये माने नहीं, ये कहते जी हमारा असूल तो नहीं, हमें ना बीच में बहस में लाएं, क्योंकि हम तो हैं ही फ्रॉडी, ये कंफर्म, ये आर्गुमेंट है। जब मुशर्रफ की हिमायत का थी, जब यार इस तरह इंसाफ की बात करनी चाहिए। सानू छोड़ो यार, अच्छी तो है ही किक बैक किए की होया, दिस इज नॉट द आर्गुमेंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं वो 27वीं रात को कि उसको हमने शब्बे दुआ, मैं खुद मौलाना तारिक जमील के साथ उस दिन दुआ करूंगा। आप सबके लिए हम बंदोबस्त करेंगे। 27वीं की रात को 10 बजे हम सब अपने मुल्क की आजादी के लिए, सलामती के लिए दुआ करेंगे। इस मुल्क के मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ करेंगे, और इसकी आजादी के लिए और इन चोरों से आजादी के लिए। जी भट्टी साहब देखें, अच्छी बात है, 27वीं रात है लैलातुल कद्र, इसमें कुरान पाक नादल हुआ। इस रात की इबादत शायद कई हज़ार सालों से बेहतर है, लेकिन कौमी सलामत की करे दुआ, ये हक़ है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत दे, हम सबको मुनाफ़क़त, झूठ, फ़रेब से बचाए, हमें ऐसा मुहिब्बे वतन बनाए कि हम दूसरों के दुख दर्द करें, हम यू टर्न ना लें, खाली खुद मुख्तार और फ्रॉडियों का तहफ़्फ़ुज़ भी ना करें, फ्रॉडियों उनके हक में आर्गुमेंट भी इकट्ठे करके ना लाएं। खासो आप फ्रॉड को कमजोर है, ताकत करार वाकया सजा दें। यार कादी साहब फिर आप माइंड कर जाएंगे, ये क्या मुल्क है आपका? वो नवाज इस मुल्क से बहाना करके भागे, आपके उधर जाके पता है हाथ जोड़ के उधर घर जाके उनका पासपोर्ट बनाया गया, वीजा दिया गया। यार ये क्या कानून है यार, कभी मुझे भी तो इंसाफ ले दो ना, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। नहीं आप पाकिस्तानी नहीं है, मलक ताहिर पाकिस्तानी नहीं है। सिर्फ पीटीआई और काजी हैं, इसको कहे मलक ताहिर साहब को अभी थाने जाए, साफी ना बताए, जूते चोरी और डाके का पर्चा नहीं हो सकता। लाहौर में SHO पैसे लेकर लगाए जाते हैं, मैं क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ गंद पड़ा हुआ। अल्लाह कहता है हमें, अल्लाह यार मैं ना कहना कि बाबा बददयानती के तहफ़्फ़ुज़ से तौबा कर लो। इमरान खान कोई खुदा न खास्ता वो नहीं है, और बाबा फ्रॉडियों का आप तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बाबा बददयानती सुना उम्रे पे जा रहे हैं। मुझे ये बताएं ना, जिन्होंने किसी बंदे का नाम नहीं लिया, तुसी ना ना लेना। भट्टी साहब पहली बारी हार्ट स्टेटिंग कदों सुनी सी 85 में नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं, कोई गल नहीं, सारी गल नहीं करनी, को पैसे दिए करो, वो बिल्कुल भी। और जो उस वक्त से नवाज शरीफ के साथ सेट थे ना, आज वो साफी अरबपति हैं, तो उस वक्त तनख्वाह होती थी 3-4 हज़ार 5 हज़ार।
मलक साहब एम आई राइट? अच्छा यार, बात यह है, बिल्कुल शेख रशीद साहब का एक दावा है, आपसे कमेंट लेना है। अभी तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी। दुनिया की ताकत, सारी पाकिस्तान के अदारे, ताकत, एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ इकट्ठे हो जाए, सारी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन को अब नहीं रोका जा सकता। बेशक सारे चैनल बंद कर दें, बेशक सारे टीवी बंद कर दें, बच्चे बच्चे को पता है कि इन 18 पार्टियों को किन्होंने इकट्ठा किया है। मलिक साहब, भट्टी साहब कहते हैं कि इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, और साहब को मुझे भी नजर नहीं आ रहा। ये सारा ये देखें, उनका मेरी राय मैं समझता हूँ इन्होंने एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कल्चर में ये गंडासा बहुत चलता है, मोला बहुत चलता है। अमेरिका से लड़ाई लड़ लो, जो अपने इश्यूज़ हैं उन पर भूल जाओ, जो अपनी 3 साल की परफॉर्मेंस है वो भूल जाओ। निज़ाम मैंने ठीक करना था, अदालतें मैंने ठीक करनी थी, गुर्बत मैंने ठीक करनी थी, 3.5 साल मुझे मिले, मैंने पासन को कितना आज़ाद किया, वो बात। मलिक साहब, गलती तो इनकी है ना, 5 साल कर लेते। सवाल किए ना, मेरा जवाब ले ले। अब आप ला रहे हैं सारा मोशनलिज्म, और आपका अंदर कंफ्यूजन है। एक दिन आप कह रहे हैं हम इकट्ठे हो रहे हैं, फिर कहते हैं हम 2 हफ्ते जाएंगे, हमें 3 हफ्ते जाएंगे, इस्लामाबाद चलेंगे। आप इस्लामाबाद क्या कर रहे हैं? आपके इस मुल्क में, मुझे इसका जवाब दे दें, आपका आइन और कानून क्या कहता है? अदम इत्मीनान आइन के मुताबिक है कि नहीं है, कानून के मुताबिक है कि नहीं है? ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये जिस सिस्टम के तहत हैं वो यहाँ वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हो, या वो खड़े हो। आप मुझे बताएं, मुझे बताएं, आर्टिकल 63A के तहत जुर्म किया जिन्होंने गए, नहीं बताया ना, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। नहीं, इधर देखिए काजी साहब, मुझे बताएं, देखिए अगर लाइट चेंज करा रहे हैं, बंदे परेड करा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, और बंदा काजी अमेरिका तो मैसेज 15-20 अरब फ्रॉड सारा, अब 15-20 अरब बांट के इतने बंदे खरीदता है, ब्रेकर, तो उसके खिलाफ कौन फैसला करेगा? बस इससे आगे सच झूठ छुपता नहीं है। इधर से प्रोग्राम शुरू, इमरान गलत किया, वो गलत उसके जिम्मे है, मगर फ्रॉड जो है वो फ्रॉड ही होता है, वो कभी भी नेकनामी नहीं बनती। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, जा रहे हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मारूफ सियासतदान और कानूनदान जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, ये जो पंजाब वाला मामला है, अब फैसला तो हो गया महफूज, आप क्या समझते हैं क्या कल मुतवक्को फैसला हो सकता है? तो क्या कोई एंड हो जाएगा इस क्राइसिस का, जो पोलिटिकल क्राइसिस मुल्क में चल रहा है? एतजाज़ अहसन साहब, हो जाएगा जी, मेरा ख्याल है। ये नंबर गेम है मेरी। अगर हमजा के पास नंबर है जो कि बगैर है, तो उसने चीफ मिनिस्टर बन ही जाना है उसको, और इतना मार्जिन है अगर उसके पास तो उसपे मेरा ख्याल है कोई इतनी खान साहब को इधर स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, और बजाय ये कि एक मामला जो है गिनती का, अगर 200 वो मेंबर लेके खड़ा है हमजा एक तरफ, तो फिर ये इतने झगड़े की या इतने की जरूरत क्या थी? वो सूनर और लेटर उसने, अगर उसके पास इतने नंबर है तो उससे हो जाता। अच्छा एतजाज साहब, आपने जैसे फरमाया 200 नंबर से ज्यादा है, क्या ये इमरान खान साहब रवायत गलत नहीं डाल रहे कि एक बंदे के पास नंबर गेम ज्यादा है, असम्बली में वोट होना है, तो कभी गवर्नर साहब बीमार हो जाते हैं, कभी दीगर बहाने? क्या ये रवायत गलत नहीं है? सियासत से इसको डैमेज नहीं किया जा रहा? मेरा ख्याल है कि ये कोई चाहिए नहीं था, और इमरान तो स्पोर्ट्समैन है, दुनिया का माना वाना। सिर्फ ये होता है कि वो कहते हैं क्रिकेट में फास्ट बॉलर जो होता है उसका फ्यूज जरा छोटा होता है, फास्ट बॉलर जो, बाकी इतना पाए का स्पोर्ट्समैन रहा है दुनिया में, माना हुआ मनवाया हुआ स्पोर्ट्समैन। इधर ये झगड़ा डालने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत थी। ये और तरीके जो पॉलिटिकल तरीके हैं वो कर रहे हैं, बाहर सड़कों पे कर रहे हैं, या एक उनको वैसे इमरान खान को अपने फायदे के में फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था, इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे कौमी असेंबली से। वो दे के अब ज्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि कौमी असेंबली के फ्लोर पे जो आपके MNA हैं, जो आपके साथी हैं, उनकी भड़ास भी कोई निकलती रहती है। वो तकरीरें करते हैं, अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। असेंबली एक किस्म का
लेटिंग ऑफ प्रोसेस भी होता है, तो उससे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुद ना बनते, किसी को भी बना देते, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तो बड़ी एक वुकत होती है। अच्छा, इतना सब में एक और अहम बात, बाकी दोस्त, ऐसा मरियम नवाज साहबा का भी पासपोर्ट मिला नहीं। 2-3 जज साहबान, ऑनरेबल जज साहबान उनके केस सुनने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उनका सीट भी कंफर्म कर ली है, ECL में से नाम भी निकल गया है। एक हमारे बड़े काबिल एहतराम पॉलिटिशियन और आइन कानून दान है, वो कहते हैं ये शरीफ फैमिली एक दरख्त नहीं पूरा जंगल पालती है, इन्हें कैसे यकीन है कल की सीट भी इनकी कंफर्म है, अभी पासपोर्ट भी नहीं मिला, ये कैसे मुमकिन है? बची साहब, वैसे यहाँ तो ऑपोजिट हो गई हो, ये मैंने पहले कही थी, जब नवाज शरीफ जाना चाह रहे थे और वो पहले से उनका टिकट उन्होंने बना कटाया हुआ था, और वो रात को फ्लाइट में बैठने जा रहे थे, हुकूमत ने उनको रोक दिया। पर यहाँ तो लगता है कि इनको ये इल्म नहीं कि ये यकीन नहीं हो सकता कि ये हमारी फ्लाइट पे हमने बैठे जाना है, क्योंकि 2 दफा बेंच टूट चुका है। तो वो तवक्कुआत तो जो रवायतन इसमें तो अभी तक मरियम को ये नहीं पता कि कल उसको जाना है या नहीं जाना, ये वो तो तवक्को कर रही थी गालबन कल गुज़श्ता कल चले जाने का। वो आज भी बेंच नहीं बने और बेंच नहीं बैठे और मानी, तो ये तो उल्टी बात है। इत्तेज़ाज़ साहब, आप पीपल्स पार्टी को जड़ों से जानते हैं, खमीर जानते हैं, कल चेयरमैन साहब वफाकी वजीर का हलफ ले रहे हैं, आप कितनी देर देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून मिलकर हुकूमत करेंगे? ये हुकूमत मेरा ख्याल है ज्यादा देर पा इसका होना बड़ा मुश्किल है। इसके सामने बहुत चैलेंजेस आ गए हैं और जो आसिफ अली जरदारी मशवरा देते रहे हैं वो बाकी नजर में बिल्कुल सही नजर आता है कि वो कहते थे कि पहले दिन से कि ये इमरान खान को अपने 5 साल पूरे करने दो। ये मियां नवाज साहब का है और या नून की तरफ से मेनली ये था कि जल्दी इलेक्शन कराओ, अब हम आए और इलेक्शन कराए और इसमें से अगले मरहले में जाए। वो अगला मरहला उनके लिए ज़रा मुश्किल हो गया है और शहबाज शरीफ को वो मेरा ख्याल है कि 10 दिन में जज नहीं करना चाहिए। हम 10 दिन में बिल्कुल मैं सुनता हूँ जो टीवी पे, तो वो लोग बिल्कुल जो परेशान हैं डीजल की ना पैद होने से, पेट्रोल की कीमतों से, लोड शेडिंग से, वो सारे लगे हुए हैं कि ये क्या कर रही है हुकूमत, क्या किया, क्यों किया, क्या इसने क्या किया। तो वो मतलब है टाइम अमूमी तौर पे एक डिसेंट टाइम तो 100 डेज का होता था हनीमून पीरियड नई गवर्नमेंट के लिए। पर ये चूंकि बहुत सारी अपने पिछली गवर्नमेंट की तनकीद करके आए हैं और बड़ी सख्त जाबराना तनकीद, तो वो उसका तो अब लोग अब उनको तंग करते हैं कि जी आपने कुछ नहीं किया, आपसे कुछ नहीं हो रहा। इत्तेज़ाज़ साहब, आप समझते हैं कितनी मुश्किलात हैं, इस मुश्किलात में कमज़ोर हुकूमत का हिस्सा रह कह के पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली नुकसान होगा? पीपल्स पार्टी पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा। ये गेम जो है बेसिकली PTI और नून लीग की है और उनका आपस में एक सिंग फंसे हुए हैं और हमारी तरफ से शाइस्ता अंदाज रहा और रहेगा इंशाअल्लाह। तो पीपल्स पार्टी इसमें से जरा बेहतर समझी जाएगी, नजर आएगी कि पीपल्स पार्टी की क़यादत
ज्यादा शाइस्ता क़यादत है। अच्छा, ये इस्तीफे जो हैं वापस भेज दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने एतजाज़ हसन साहब कि जी कुछ टेक्निकल उस पर लगा के, एक तो ये बता दीजिएगा, और दूसरा ये जो कि ये भी बात दुरुस्त है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कुछ सीटें और सीट एडजस्टमेंट भी मांग रही है एतजाज़ साहब। ये जहाँ तक ताल्लुक है इस्तीफों का, इस्तीफों की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्पीकर इस्तीफा जाएगा तो उसको तसल्ली करनी होगी कि ये जाली तो नहीं है, किसी ने भेज दिया और वो स्पीकर डी नोटिफाई कर दे मेंबर को, या किसी दबाव के तहत, पार्टी के दबाव के तहत, किसी और दबाव के तहत मेंबर ने तो नहीं इस्तीफा दे दिया। इसीलिए ये जरूरी है कि ये इस्तीफा जो है किसी भी आईनी होते से इस्तीफा इन ओन हैंड राइटिंग होना चाहिए, अपनी तहरीर, दस्तावेजी तहरीर, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा। ये नहीं होना चाहिए कि टाइप किया हुआ और नीचे दस्तखत किए हुए। उसमें है कि इसने रिजाइन इन राइटिंग इन हिज ओन हैंड। तो वो सारा मजमून उसमें एक जुमले का ही हो जाए, जनाब स्पीकर कौमी असेंबली पाकिस्तान, मैं अपने मैंने हल्का नंबर फलां से हूँ और इस्तीफा देता हूँ, पर वो अपने हाथ से लिखा हुआ, ठीक, ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई फोर्जरी ना हो सके। जो उसकी ये स्पीकर ने तसल्ली करनी होती। और अगर डिप्टी स्पीकर साहब ने ये सबसे तसल्ली नहीं की, उसका तरीका बुनियादी टेस्ट ये होना चाहिए जो आपको याद होगा सादिक साहब ने अपने जो पिछले स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने तो 2 या 3 साल इस्तीफे पेंडिंग रखे थे। और पेंडिंग क्यों रखे थे कि मैं तसल्ली कर रहा हूँ कि पीटीआई वालों ने इस्तीफे दिए कि नहीं दिए। अब वो तसल्ली कर रहा परवेज अशरफ लगाएगा ये टाइम, ताकि जल्द इलेक्शन के जबरदस्त हो। 123 सीटों पे इलेक्शन, एक मिनी जनरल इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो जाए और हुकूमत बहुत उसमें फंस जाए। ये ख्याल था पीटीआई का कि होगा। अब पीटीआई मेरे ख्याल है और ज्यादा उसको शिकायत होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, क्योंकि अगर स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने ये लिख के भेज दिया कि जी मेरी तसल्ली है, तो स्पीकर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह कह सकता है कि मेरी तसल्ली, उनकी तसल्ली नहीं हुई। पर बहरहाल इससे एक और नौयत का झगड़ा होगा। ठीक। और राजा परवेज अशरफ साहब ने ये अयाज सादिक का, और उसमें भी पीटीआई, दिलचस्प चीज है कि जो बात पीटीआई से हुई होती है वो अगले उनके जो पेशरा है उनके साथ होनी है। जो बात और जिस लहजे में शेख रशीद बोलता था, आज उसी लहजे में राना सनाउल्लाह बोल रहा है। कोई लहजे में फर्क नहीं है, नाम ना बदले, आवाज ना बदले, शक्ल बदल दे, और वही बात वो कर रहे हैं, वही बात वो कर रहे हैं। तो और सीट एडजस्टमेंट पे फाइनली एतजाज साहब सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप? सीट एडजस्टमेंट वक्त आने पे देखी जाएगी। उसमें कुछ सीटें होती हैं, कुछ सीटें तो बिल्कुल होती है, वो तो नॉर्मल है। पर वो ये सीट एडजस्टमेंट या कौन सी सीट की एडजस्टमेंट होती है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो होगी। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। भट्टी साहब और मलिक साहब, क्या आपका टेक है आपका, और फिर मलिक साहब आप? देखिए, मैंने जो एतजाज साहब की बात सुनी है, अगर उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब ने मुतमिन होकर भेज दिया तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है। यहाँ तो स्पीकर साहब ऑब्जेक्शन लगाते। देखे ना, एतजाज साहब हमारी उम्रों से उनके ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
तो अब मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाब नहीं है। स्पीकर का राइट है कि आपको बुला के तसल्ली करे, भाई आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, दबाव तो नहीं है, आप लालच में नहीं दे रहे। इनका तो एक पोस्ट ऑफिस का काम है जो नहीं कर रहे। अच्छा कहे सब पहले हम आ जाते हैं, आप कह रहे थे कि शेख रशीद साहब, मेरा शेख साहब से बहुत पुराना मुरासम है, बाकायदा कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, हमने इलेक्शन नहीं कराने, पीटीआई को अंगेज रखें, क्योंकि इमरान खान काल भी ना दे, आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी इस दौरान। बट साहब मेरा एक क्विक सवाल है, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर आप तो अंदर की गहरी खबरें भी देते हैं, अगर ये बात आपके भी इल्म है और आपकी वजह से मेरे इल्म में भी आ गई है, तो खान साहब के भी तो इल्म में भी होगी ना, मुझे लॉलीपॉप दे रहे हैं। देखिए खान साहब के इल्म में है, मैंने कहा खान साहब ने लाहौर के जलसे पे फैसला किया था ऐलान करने का, उन्हें कुछ चीजें दिखाई गई, उसके बाद उन्होंने फैसला मोहर किया, बस। चलें, और क्या बताऊं यार, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और ये जो लोड शेडिंग का से काम शुरू हो गया और गर्मियां भी आने वाली हैं, ये क्या सिलसिला है? ये तो मामलात ख़राब हो रहे हैं, बेहतर या दुरुस्त की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो ये है कि इस वक्त जो डिमांड है वो तकरीबन 25,000 मेगावाट से ऊपर की है, जबकि जो बन रही है बिजली वो 18,000 समथिंग है। इतने पैसे खर्च किए, इतनी महंगी बिजली ली, हमारा कड़ाका निकल गया। भट्टी साहब जो कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, मतलब एक ज्ञाना में जो लगाया है चाइना ने वो प्रोजेक्ट, वो 30 रुपये का है, समझो तो यहाँ 100 रुपये का है। इसके बावजूद वही। और एक और बात, सारी दुनिया में जहाँ सोलर है वहाँ आपको सब्सिडी देते हैं, इतने टैक्स लाया कि नहीं हमारी महंगी खरीदो। ये क्या है? आप इनकी अभी एतराज साहब ने कहा था चेहरे बदलते हैं, बाद आई, ये फ्रेम करते हैं, आवाम के साथ धोखा करते हैं। सोलर का मीटर, बैग मीटर 6-6 महीने लगाते नहीं, इस पर ड्यूटी कोई 30-40% है। एक आपकी बिजली इतनी महंगी है, दूसरा ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ईद की 3-4 छुट्टियाँ आ रही हैं। और भाई आपके पास आयल है नहीं है, 25,000 आपकी रिक्वायरमेंट है, 18,000 बना रहे हैं, तो लोड शेडिंग तो होनी होनी अब भी 8-10 घंटे की हो रही है। लेकिन मैं इसका हरगिज़ ये नहीं कहता कि सारा बोझ इस पे है, यकीनन ये एक अरसा दराज से है। IPP आपने चिमेड़े हुए हैं आपके लीडरों ने, जब तक आप IPP से जान नहीं छुड़ाएंगे, लोड शेडिंग और बिजली की महंगाई की तलवार हर वक्त हर शहरी की गर्दन पर फिरती रहेगी। बस ये नोट कर लें। बस मलिक साहब, ये 6-7 हज़ार मेगावाट का ये डिफरेंस आप बता रहे हैं, ये बना हो ना 18 और 25 7 बन गया ना। देखिए दो तरफ से आवाम के लिए जूते हैं, दो तरफ से पूछे किस तरह। एक तो वो जो आप कैपेसिटी जो 7,000 मेगावाट नहीं ना बनता, उसके भी पैसे मैंने दे, बिजली का बिल दे रहे हैं। ये जो 5 नहीं ना आपके IPP चल, उसका 100 अरब हमें अलग देना पड़ रहा है, वो खराब है। जो खराब है वो भी उसके पैसे भी दे रहे हैं, और जो कम बन रही है बिजली उसके पैसे भी नहीं। और ये जो एक जो सबसे बड़ी इस हमारे यहाँ एक बड़ी बहस है नहीं, सब्सिडी तो आम बंदे को, मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा खास आदमी, मैं भी आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि ये सब्सिडी बेसिकली कान इस तरह पकड़ लो या इस तरह पकड़ लो, जूते मुझे पड़ने हैं। अगर आज सब्सिडी आपने मुझे दे दी ना 5 रुपए, तो वो अगली दफ़ा जो कर्जा बढ़ना है अगली वो मेरे बेटे नहीं देना है वापस। तो ये सब्सिडी सोल्यूशन नहीं है। आपने कालाबाग डैम नहीं बनाया, इस मुल्क में बड़े बड़े बहादुर आए, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मुशर्रफ आया, जिया आया, नवाज शरीफ आया, इमरान आया, कालाबाग डैम 2 रुपए में आप यूनिट बना सकते हैं, आप 18 रुपए 48 में चले। मैं अर्ज करता हूँ, पानी से बिजली नहीं बनाएंगे, 2 रुपए का यूनिट बनता है भट्टी साहब। आप सुन लें, याद होगा आपको शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2008 से 13 तक पंजाब में, मीनारे पाकिस्तान वो लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते थे, याद आए वो दिन। उसके बाद 5 साल इनकी हुकूमत आई नून लीग की, उसके बाद इमरान खान की आई, लोड शेडिंग वही की वही है। उसकी वजह है कि IPP से आपने एग्रीमेंट इतने महंगे कर लिए हुए हैं, आप अगर बिजली बना भी ले तो ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है आपके पास, आप बिजली भेज नहीं सकते। आप कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके घरों में 4-4 जनरेटर होते हैं, ये तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि बिजली गई भी है कि नहीं गई। डू यू थिंक PM हाउस, कोई भी PM हो, CM हो, कोई सेक्रेटरी हो, उसके घर बिजली जाती है, उनके घर तो सरकारी पैसों से जनरेटर लगे होते हैं। मलक साहब इनका इशू नहीं है महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, नाइंसाफी, जुल्म, इन ताकतवर खानदान अशरफ, ये जो माफिया ना, लीड माफिया, इनके ये इशू नहीं है। जब तक आप में से आपके लीडर नहीं आएंगे तो आपका हाल इससे बदतर होगा।
IPPs की बात आप करें, IPPs क्या समझता है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म या इमरान खान वज़ीर आज़म, यहाँ पे आपका हमसाया जो इंडिया ना, आपने जो बात की है सोलर की, इंडिया 30 से 40% पैसे हुकूमत देती है। अगर आप एज ए सिटीजन के ना मैंने सोलर लगाना है तो हुकूमत कहती है 100 रुपये में 40 रुपये मुझे देंगे, मेरे पे कहते हैं 17% GST हम तुमसे लेंगे। पूछें क्यों? सोलर क्यों नहीं हो रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा? आपके ऊपर प्रेशर। ये वाहिद मुल्क है जहाँ डैम बने तो डूब जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना। बाकी मैं हूवर डैम देखा मैंने लास वेगस में, भाईजान सारी दुनिया में हूवर डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है गालबन। मैं आपको छोटी सी चाइना का सीक्रेट है। चाइना ने एक काम किया, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया और एक काम किया इसे 20 साल पहले। आज जो चाइना किस तरह बना है, चाइना ने एक काम किया, उसने कहा जो इंडस्ट्री लगाएगा फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली देके चाइना ने दुनिया की सारी तारीख बदल दी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। इससे बड़ी मुल्क क्यूबा वो भी फ्री बिजली देता है तो देखें कारोबारों को। पाकिस्तान से मुआवजा कर लेगा इकोनॉमी, $100 बिलियन की इकोनॉमी उसकी टोटल। हमारे पौने 3 साहब इधर तो उन्होंने बिजली गैस पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। आपकी इस दफा ज़राअत बैठ गई है, डीजल नहीं मिल रहा, और डीजल नहीं मिल रहा। अच्छा, क्यूबा के बारे में कुछ ऐसे इकबाल साहब ने बयान दिया था, वो क्या मसला था? बाद में सुना है क्यूबा की तरफ से एक एहतजाज, या क्यूबा वही मुल्क है जिसने 1000 डॉक्टर भेजे थे 2005 में। हमारी जितनी मदद क्यूबा ने की थी, तो उस हवाले से क्या में बड़ी हम हमेशा ही मौसम कश हैं। पाकिस्तान की एक बहुत सारे लोगों की खूबी है, ज़्यादा तो मेजोरिटी अच्छे लोग हैं, वैसे एक लीडर की भी है, वो भी बड़ा मौसम कश। लेकिन भट्टी साहब बात यह है कि वो ची गुवेरा था, वहाँ का इनकलाब किया उसने, कास्त्रो ने, साढ़े केड़े केड़े हुए ने जी थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे। लेकिन ये कि पिछले 1960 से उसके ऊपर जो है कादरी साहब इनकलाब लाने आए, 1960 से उसके ऊपर पाबंदियां हैं। 1960 से, और साथ अमेरिका बैठा हुआ है। $100 बिलियन की इकॉनमी है, उसे बीट करता है हेल्थ में, बीट करता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में, उसने बीट किया कोरोना में उसको। अच्छा काई साहब उसे के ना हमें करप्शन में बीट करके दिखाए। नो 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 नो, वो तो पूरी दुनिया भी एक पासे हो जाए तो डांटे। आप बात करें ना, मजा तो माने वो बहुत डांटे हम। फकीर है हमारे मुकाबले में, वहाँ पे फकीर है हमारे मुकाबले में। क्लोजिंग है, फकीर तो नहीं है, मगर इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसालें हैं और ऐसी मिसालें हमें बताते रहना चाहिए कि दुनिया, एक दूसरी दुनिया मुमकिन है। बिला वजह हमें ये हमारी ज़िल्लतें तकदीर बताई जाती हैं। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।